सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भारत की खोज पुस्तक के तलाश के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 2 वीडियो में हम भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके थे। आज हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस पाठ का सार प्रस्तुत किया है। सार के माध्यम से पूरा पाठ समझाने का प्रयास किया है। पाठ पुस्तक में काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझें, ध्यान से अध्ययन करें। ठीक है, तो ये जो है भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा, ये हम भाग 1 वाले वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके थे। भारत की तलाश और भारत माता, इसका भाग 2 में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें है भारत की विविधता और एकता। विभिन्नताएं, भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं। क्षेत्र के अनुसार, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति के अनुसार अलग अलग विभिन्नताएं हैं, परंतु फिर भी भारत के अंदर एकता बनी, उसके संदर्भ में ये भाग है। और फिर उसके बाद जन संस्कृति, भारत की जन संस्कृति के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की विविधता और एकता। सर्वप्रथम, भारत की विविधता भी अद्भुत है। प्रकट रूप में यह दिखाई पड़ती है। इसका आशय है कि सतह पर विविधताएं हमको दिखाई पड़ती है। जैसे इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक आदतों से भी और विशेषताओं से भी। प्रकट रूप में हमको दिखाई पड़ती है। जैसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, तो विभिन्नताएं हमको साफ दिखाई देगी। राज्य तो छोड़िए, आप जब एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे तो वहाँ भी आपको विविधताएं दिखाई पड़ेगी। तो प्रकट रूप में आपको जाते ही खुद स्वयं पता चल जाएगा कि विभिन्नताएं हैं। तो ये हमको प्रकट रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान, उत्तर पश्चिम कश्मीर साइड इधर के जो पठान हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और सुदूर दक्षिणवासी और दक्षिण में जो तमिल है, इनमें बहुत कम समानता है। देखेंगे आप, काफ़ी कम समानता है। इधर उत्तर पश्चिम कश्मीर साइड आप जाएंगे तो यहाँ के लोग सर्दी में रहने वाले लोग हैं। तो अगर ये कश्मीर जाते हैं, ये दक्षिण साइड जाएंगे तो उनको काफ़ी गर्मी लगेगी। और जो वो तमिल साइड के लोग हैं वो काफ़ी गर्मी में रहने वाले लोग हैं, वो इधर आएंगे तो उनको काफ़ी अधिक ठंड लगेगी। तो ये वातावरण के अनुसार विभिन्नताएं हैं, शरीर के अनुसार इनमें विभिन्नताएं हैं, रहन सहन, कल्चर, इनका सारा विविधताओं से भरा हुआ है। नस्लें इनकी भिन्न हैं, फिर भी कुछ समान सूत्र हैं जो पूरे भारत को एक साथ बांधे हुए हैं। ठीक है, इनके चेहरे किनके, इन पठानों के और तमिल के चेहरे, मोहरे, खान पान, ओढ़ावे, पहनावे और भाषा में बहुत अंतर है। इन सब की भाषाओं में बहुत अंतर है। ठीक है, परंतु जो उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, ये जो बॉर्डर लग जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, यहाँ पर मध्य एशिया की कुछ झलक दिखाई देती है। क्योंकि मध्य एशिया सीमांत इलाका हो गया, ये सीमांत हो गया, तो यहाँ पर उन प्रदेशों, उन राज्यों, उन देशों की कुछ संस्कृति, कुछ मिलीजुली संस्कृति का असर हमें दिखाई पड़ता है। जैसे हम ये देखते हैं, पठानों के जो लोक प्रचलित नृत्य हैं, रूसी कोजक नृत्य की शैली से मिलते हैं। पठानों के जो नृत्य हैं वो रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट होती है जैसी तमिल पर। भारत की छाप दोनों इलाकों पर, चाहे हम उत्तर पश्चिम में चले जाएं, चाहे हम सुदूर दक्षिण में चले जाएं, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, चाहे हम पश्चिमी भारत की तरफ चले जाएं, समानताएं अलग अलग है, विभिन्नताएं हैं पूरे भारत में, परंतु इन पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट होती है जैसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर होती है। चाहे हम दक्षिण को ले लें, चाहे हम पूर्व को ले लें, पश्चिम को ले लें, उत्तर को ले लें, सब जगह भारत की छाप एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, अब ये भी है कि ये सारे जो राज्य है, जो सीमांत राज्य हैं, ठीक है, ये हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कश्मीर को मान लेते हैं, कश्मीर ये जो इनको मान लेते हैं कि अफगानिस्तान से हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो पुराने तुर्क हैं, अन्य जातियाँ हैं, अफगानिस्तानी जातियाँ हैं, और ये सारी मध्य एशिया में बसी थी। ये क्या था, तो इस्लाम के आने से पहले सारी बौद्ध थी, जो सीमांत इलाके हैं वहाँ की। ठीक है, और उससे भी पहले वैदिक काल में सब हिंदू थी। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। जो सीमांत क्षेत्र है, जहाँ से सीमा का अंत होता है, भारत की सीमा का अंत होता है, वह भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में माना जाता है। जैसे हम तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय देखिए, 2000 वर्ष पहले की
पहले 2000 वर्ष पहले भारत का जो तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय था वो प्रसिद्धि के चरम पर था। क्यों था? सारे भारत के साथ एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थी यहाँ आते थे, पढ़ने के लिए जरूर आते थे। ठीक है, धर्म परिवर्तन होने से जो धर्म परिवर्तन हुए, काफ़ी धर्म परिवर्तन हुए, उनसे अंतर तो जरूर आया, परंतु लोगों की जो मानसिकता है उसको धर्म परिवर्तन बदल नहीं पाया। लोगों की मानसिकता बनी रही, भारत के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा वो हमेशा रहा। ठीक है, पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति इन दोनों के बीच की है। बाकी स्थिति ये दो चरम उदाहरण आप मान सकते हैं, बाकी ये सारी स्थिति ऐसी है। पठान को हम ले लेते हैं उत्तर पश्चिम से और तमिल लेंगे सुदूर दक्षिण से। विभिन्नताएं हैं परंतु इनकी मानसिकता भारत के प्रति कोई अंतर नहीं है। भारत के प्रति इनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। तो बाकी सारे इसके बीच की स्थिति को आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं पर इन सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। तो ये जो यहाँ पर इतना सारा समझाया जा रहा है उसका पूरा सार इसी लाइन में आ जाता है कि सबकी अलग अलग विशेषताएं, पूरे भारत की अलग अलग विशेषताएं हैं परंतु उन पर भारतीयता की गहरी छाप है। भारत में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं परंतु सबकी अलग अलग पहचान है, परंतु उन सबके गुण और दोष सब एक जैसे हैं और इसकी जानकारी नेहरू जी को पुराने अभिलेखों से मिलती है। और इस पूरे दौरान वह भारतीय ही रहे, चाहे उनकी भाषाएं अलग है, रहन सहन अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है, परंतु वह हमेशा क्या रहे? भारतीय ही बने रहे। उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं समान हैं, भले उनमें भाषा अलग अलग विशेषताएं परंतु भारतीयता की गहरी छाप है। अर्थात उनकी जो विशेषताएं हैं, मानसिक विशेषताएं, नैतिक विशेषताएं वो समान रही। राष्ट्रीय विरासत, भारत के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा वो समान रहा, भले ही उनमें विभिन्नताएं रही। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया है। प्राचीन चीन की तरह, अब इसमें क्या बोला गया, प्राचीन चीन की तरह भारत भी अपने आप में एक दुनिया है और यहाँ पर कई सारे विदेशी आए। ठीक है, कई सारे विदेशी आए और विदेशी प्रभाव यहाँ पर आए और उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में भारतीय संस्कृति, यहाँ पर काफ़ी सारे विदेशी आए और भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रभावित किया परंतु वो यहाँ आकर इसी में जब्ज हो गए। जज मतलब यहाँ पर आकर उन्हीं में घुल मिल गए। ठीक है, तो ये क्या था? ये सबके बीच में सभ्यता का जो आरंभ हुआ था, भारतीय संस्कृति जहाँ से प्रारंभ हुई, सभ्यता के आरंभ से भारतीय मानस, भारतीय जनता के मन में एकता का स्वप्न, एकता हमेशा बरकरार रही। एकता ने अपनी जगह हमेशा बरकरार रखी। ठीक है, उन्होंने उनके रीति रिवाज, विश्वास सबका पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सहिष्णुता के साथ पालन किया और साथ ही हर तरह की विभिन्नताओं को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा रीति रिवाज, मेरी जो सभ्यता और संस्कृति वो सबसे ऊपर है, नहीं, उन्होंने दूसरों के रीति रिवाज, दूसरों के आदर्शों को भी मान्यता ही नहीं दी, उनको प्रोत्साहन भी दिया। ठीक है, तो ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही। ठीक है, किसी भी देशीय समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती है। कोई भी देशीय समूह होगा उसमें छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाएगी, थोड़ी थोड़ी दूर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी भी देशीय समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती है। अभी बोला देशीय समूह जो उनमें छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती है, परंतु उन सबकी जो विभिन्नताएं मूल रूप से तब प्रकट होती है जब उनकी तुलना किसी अन्य देश के समूह के साथ की जाती है। हाँ, हालांकि ये बात है कि जब देशीय समूह के बीच में सीमांत इलाके हैं, उनके बीच में जो देशीय समूह, उनमें ये जो विभिन्नताएं थोड़ी धुंधली होती है, थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो आपसी संस्कृति एक दूसरे से घुल मिल जाती है। ठीक है, तो भारत जो है, भारत में ऐसी काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी है कि एक भारतवासी जो है भारत के किसी भी हिस्से में रहेगा, वो अपने घर की, एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में रहेगा तो वो पूरे भारत के अंदर अपने घर की अनुभूति करेगा, अपनेपन की अनुभूति करेगा, परंतु जब कभी वो दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ उसको अजनबीपन लगेगा। परंतु हाँ, ये है वहाँ जाकर वो अगर उस माहौल में ढल गया, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तो उसकी थोड़ी ये जो अजनबीपन का जो बोध है उसका वो थोड़ा कम हो जाएगा। परंतु जैसे जो गैर भारतीय धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भारत में आकर यहीं बस गए। ठीक है, गैर भारतीय धर्म को मानने वाले लोग भारत में आकर यहीं बस गए और पीढ़ियाँ गुजरने के बाद आज वो स्वयं को भारतीय ही मान रहे हैं और वो भारतीय ही समझते हैं और भारत के प्रति जो उनका दृष्टिकोण जैसा मूल भारतीय व्यक्ति का है वैसा ही उनका भी है।
इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ठीक है। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय बने रहे, ठीक है। आज राष्ट्रीयता की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई। लेखक कह रहा है आज राष्ट्रीयता की अवधारणा, राष्ट्रीयतावाद की, ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम की जो अवधारणा है वो कहीं अधिक विकसित हो चुकी है। विदेशों में भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। अब विदेशों में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हमेशा एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनके भीतर कोई ना कोई मतभेद जरूर हो, परंतु वो मतभेद उनका जब समूह बनता है उसके अंदर वो दिखाई नहीं देता है। एक हिंदुस्तानी भले ही किसी धर्म का हो, वह अन्य देशों में भी खुद को हिंदुस्तानी ही मानकर चलता है, ठीक है। और सभी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें होती है। सभी व्यक्तियों के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें होती है। दो आदमी एक जैसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। जैसे लेखक भारत के बारे में सोचता है तो उसके मन में भी भारत के प्रति बहुत सारी तस्वीरें हैं। हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में भी भारत की तस्वीर है। तो कोई दो आदमियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये जो भारत है, यहाँ का विविध प्राकृतिक वातावरण, यहाँ के गांव, यहाँ के कस्बे, यहाँ के शहरों के बारे में इनको हम पसंद करते हैं, तो इनकी तस्वीर हमारे मन में, मस्तिष्क में बन जाती है और उस तस्वीर को हम हमेशा सहज कर रखते हैं, ऐसा लेखक कह रहा है, ठीक है। तो इसमें लेखक यही कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा जो है वो भारत के अंदर है। कितनी भी विभिन्नताएं हैं परंतु भारतीयता, राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है, उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जन संस्कृति। अब जन संस्कृति में लेखक को हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। लेखक जो है उसको हर जगह, इतनी जगह वो घूमा, इतनी जगह के बारे में उसने चिंतन किया, इतनी जगह को उसने देखा, हर जगह उसको एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था, जिसका हर संस्कृति का, हर पृष्ठभूमि का जनता के जीवन पर गहरा असर था। और इस पृष्ठभूमि के लोग, प्रचलित परंपरा, इतिहास, मिथक, पुरा कथाओं का मेल था। सांस्कृतिक जो उनकी पृष्ठभूमि थी उन पर, जनता के जीवन पर उसका गहरा असर था, जिसमें दर्शन आ जाता है, परंपरा आ जाती है, उनके रीति रिवाज आ जाते हैं, उनका इतिहास आ जाता है, ठीक है। इन सबको उनसे अलग करके देख पाना संभव नहीं है। और ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग ही इस पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, नहीं, जो अनपढ़ निरक्षर लोग भी हैं वो भी इस पृष्ठभूमि के पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत जनता के बीच प्रसिद्ध थे, और ये जो रामायण महाभारत हैं, ठीक है, इनकी कथाओं का लोगों के मन पर, लोगों के जीवन पर गहरा असर था। अनपढ़ ग्रामीण और सैकड़ों अनपढ़ ग्रामीणों को भी इन महाकाव्यों के सैकड़ों पद याद थे और बातचीत के दौरान में बराबर इन चीज़ों को प्रयोग में लेते थे और अपनी बातों में उसके हिस्से को जरूर लाते थे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी कहानियाँ थी जो जिनसे कोई ना कोई नैतिक उपदेश अवश्य निकलता था। जो रामायण महाभारत की कहानी, इनसे नैतिक उपदेश अवश्य निकलता था। तो ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग ही इनका प्रयोग करते, अनपढ़ लोग भी अपनी दैनिक जीवन की बातों में इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो लेखक के मन में तो क्या लिखित इतिहास और तथ्यों का भंडार था। लेखक जो है उसके मन में तो लिखित इतिहास और तथ्यों का भंडार था, परंतु लेखक ने यह भी महसूस किया कि जो अनपढ़ किसान है उसके मन में भी, उसका भी एक अपना ही तस्वीरों का भंडार है, ठीक है। और उसका आधार क्या है? प्राचीन महाकाव्य, परंपराएं, पुराण, इतिहास, ये सब। तो यही कहना चाह रहा है लेखक कि हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई तस्वीर जरूर है, कोई ना कोई भंडार जरूर है, तस्वीरों का भंडार जरूर है। उसका संबंध उनकी प्राचीन परंपरा, दर्शन, इतिहास, इनसे जुड़ा हुआ है। गांव के रास्ते से गुजरते हुए लेखक की नज़र मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो वह विस्मय विमुग्ध हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि वह सुंदरता उसे भित्ति चित्रों की याद दिलाती थी, ठीक है। वह सुंदरता उसे भित्ति चित्रों की याद दिलाती थी। लेखक को इस बात से हैरत होती थी कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, जितने कष्टों से भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य टिका कैसे रहा, बना कैसे रहा, ठीक है। तो ये जो है, लेखक की नज़र मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी, विस्मय विमुग्ध हो जाता था, उसको उसकी भित्ति चित्रों की याद आती थी और वो ये सोचता था कि भारत की जो सुंदरता है, इतने तमाम कष्टों और इतने भयानक कष्टों के बावजूद
भारत युगों से तक गुजरता रहा इन कष्टों से, परंतु यह सौंदर्य जहां का जहां टिका रहा। चारों ओर अनगिनत विपत्तियां फैली हुई है, चारों ओर भारत में अनगिनत विपत्तियां फैली हुई है, और इसकी छाप हर व्यक्ति के माथे पर आपको दिखाई देती है। और इसी विपत्तियों से अनेक तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए, अनेक तरह के भ्रष्टाचार। देखो ऐसा नहीं सुंदरता ही सुंदरता, चारों तरफ विपत्तियां भी काफ़ी सारी फैली हुई, अनगिनत विपत्तियां, और इन विपत्तियों से क्या होता है, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। परंतु लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है, और भ्रष्टाचार पैदा होने के कारण क्या होता है, अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। और यह सब देखना लेखक के लिए सुगत नहीं कह सकते इसको हम, परंतु ये भारत की असलियत है, परंतु ये भारत की असलियत है। सुंदरता है, साथ में गरीबी भी है, भ्रष्टाचार भी है, विपत्तियां भी है, परंतु स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। हमारे यहाँ के भारतवासियों में क्या है, स्थितियों को, कैसी भी स्थिति उसको समर्पित भाव से स्वीकार करने की स्थिति, प्रवृत्ति मानस जीवन में प्रबल है। भारत में नम्रता और भलमनसाहत थी, जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन है। भारत की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन यही है कि भारत के लोग नम्र हैं, एक दूसरे का भला चाहने वाले हैं। तो चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, उनको समर्पित भाव से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी भारत की इस सभ्यता और संस्कृति को मिटा नहीं पाया, जो बन चुकी है उसको आज तक कोई मिटा नहीं पाया। तो यहीं पर आपके भारत की खोज अध्याय 2 तलाश का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 और भाग 2 के लिंक भी मिलेंगे, वहाँ से आप इस पूरे अध्याय को समझ सकते हैं। नेहरू जी ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है भारत का, भारत के बारे में आपको भी जानने का मौका मिलेगा। विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, परंतु भारतीयता की भावना सबसे ऊपर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखते हुए इस पाठ का अध्ययन करें, सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। अगर आपको अध्ययन में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य दें। मैं आगे वाले वीडियो में इन सबको कमियों को सुधारने का प्रयास करूँगा। अगर कुछ अच्छा लगता है आपको वीडियो में तो वो भी आप अवश्य लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।